देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसर रुपाल। कहा यह जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो उसके बाद माहौल जो है बनाया जाता है चुनाव जीतने की। हालांकि हम आपको बताएं कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव अगले साल यानी 2022 अप्रैल के महीने में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही तमाम तरह की सरगर्मियां, तमाम तरह की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में कुछ घटनाएं सामने आई हैं और जिसको लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि इससे पहले जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त शाहीन बाग का नारा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से जब एमसीडी चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ऐसे में फिर से माहौल को गरमाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ताजा मामला, दो घटनाओं का हम आपके सामने जिक्र करते हैं। एक तो ये कि पिछले दिनों जिस तरह से द्वारका के इलाके में हज हाउस के बिल्डिंग को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ और बड़े पैमाने पर उसको लेकर के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हज हाउस वहां पर नहीं होना चाहिए, हालांकि ये सरकार का प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर एक प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में नारे जो लगाए गए वो कम्युनल स्लोगन्स लगाए गए और कम्युनल जो है नारेबाजी की गई। तो कहा जा रहा है, माना यह जाता है कि ये माहौल को बनाने के लिए, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। आज इन्हीं तमाम चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत जो कि विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जो है विश्व गुरु बनना है उसे। ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किस तरह से जो है इस पूरे मूवमेंट को नुकसान पहुंचाती है, आखिर एजेंडा क्या होता है, किसका एजेंडा होता है, क्यों किया जाता है, ये तमाम चीजें हमारे सामने रहेंगी। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ नवीन कुमार जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अतुल चौरसिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले नवीन, हम आप ही के पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की ये दोनों घटनाएं सिलसिलेवार हुई है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अरे भाई, आपको याद होगा कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, उस समय आम आदमी पार्टी के सभी नेता इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जो है वो कहते थे अगर वो सरकार में होते तो वहां पर अस्पताल बनाते, वृद्धाश्रम बनाते, ये कभी नहीं बनने देते, ये उनका कहना था। उसके बाद दूसरी घटना हुई जब देश में कोरोना पैंडेमिक के दौरान त्राहिमाम हुआ, विशेषकर दिल्ली में जिस प्रकार का पैनिक फैलाया गया, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे उनके पास जगह नहीं है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, वरना कब के लगा दिए होते, जो पीएम केयर्स फंड से उनके पास पैसा आया था, हॉस्पिटल बना देते। दिल्ली के अंदर उनको ना पास ना तो जमीन है हॉस्पिटल बनाने की, ना उनके पास ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कोई जमीन है, और वो केंद्र सरकार के पास है, वो हमें देती नहीं, इसलिए हम बना नहीं पा रहे। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, रिकॉर्डेड बयान चीफ मिनिस्टर का भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी, सभी का। 17 जुलाई को जब मुझे पता पहले चला, उसके मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले। 17 जुलाई को जब मैं द्वारका पहुंचा था सेक्टर 22 में, मॉल के सामने उस जगह पर, जो ट्वीट में, वीडियो में मैंने दिखाया था कि आपके पास हज हाउस बनाने के लिए जगह है, 100 करोड़ रुपया उसके लिए आपने तय कर दिया, 5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका दिल्ली सरकार का, और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं वो जिसपे कि लाखों करोड़ों देश के लोगों की भावनाएं, हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि वहाँ मंदिर की जगह आप जो है अनाथ आश्रम बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हो दिल्ली में आपके पास जगह नहीं, और जगह आपके पास है तो फिर वहाँ क्या बना रहे हो आप? तो ये सवाल उठाना लाजमी है ना, इससे चुनाव से जोड़ो या नहीं जोड़ो। लेकिन कोरोना पैंडेमिक जब आया था, सवाल ये है कि विशेष समुदाय को टारगेट क्यों? सवाल ये है कि वो जो हज हाउस बनाया जा रहा है वो एक ही समुदाय के लिए बनाया जा रहा है, उसके अंदर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। आप उसके अंदर कोई पूजा अर्चना करने के लिए तो नहीं जाएगा ना वो बैठने के लिए। या हज हाउस में कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाने वाले लोगों को हम वहां जाकर के कहेंगे कि वो भी आकर के यहाँ बैठेंगे, उनकी व्यवस्था के लिए भी है। या फिर जो है दूसरी जगह व्यवस्था लोग जाने वाले हैं उनको भी यहाँ बैठाएंगे। नहीं तो हज हाउस नहीं होना चाहिए। सवाल किसी समुदाय से नहीं पूछा गया, सवाल सरकार से पूछा गया कि सरकार ये बताए कि आप दो तरह की बातें कैसे कर सकते हो, आप तय करो ना क्या करना है।
आप ये कहो कि भाई हम तो हज हाउस बनाएंगे जगह जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ये क्यों कहते हो कि मंदिर की जगह वहां पर मैं होता तो हॉस्पिटल बना देता। फिर आप ये क्यों कहते हो कि आपके पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए आपके पास जगह नहीं है। फिर ये क्यों कहते हो कि दिल्ली में हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह नहीं है। अगर सरकार ने जो कह रही है उस पर अमल तो करें। जगह है तो किस लिए है और है तो क्या करने के लिए। नहीं तो ये सवाल इस तरह से माहौल जो खराब किया जा रहा है वो क्या हो, इसलिए माहौल खराब ठीक करने की जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। उसको कहना चाहिए था कि नहीं हम ऑक्सीजन जनरेशन नहीं तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, बीजेपी के पास है, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस हज हाउस की जमीन देने का काम पुलिस का है? नहीं, क्या पुलिस का काम है 100 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का उस हज हाउस के लिए दे दे वहां पर? वो सरकार का काम है, सरकार का प्रोजेक्ट है, सरकार जाहिर है जी। तो उसी सरकार का नुमाइंदा हो तो जवाब देना मुझे। आप तो जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। और सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर हो, जो आपने कहा था कि वो आएगा आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा, वो जवाब देना कि आखिर कहना क्या चाहते हैं इसमें, उनका रुख क्या है। बिल्कुल। अतुल, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं, चाहे वो हज हाउस को लेकर के, और हज हाउस छोड़िए, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह की घटना हुई है, और जिस बड़े पैमाने पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करके नारेबाजी की जा रही है, और वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता की ओर से, आप उसे कैसे देखेंगे? आप अपनी आवाज अनम्यूट कर दीजिए। माफ कीजिएगा, अश्विनी उपाध्याय आप कह रहे हैं पूर्व प्रवक्ता है, वो अभी भाजपा के प्रवक्ता नहीं रहे? नहीं, वो पूर्व प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं वो जी। नेता तो है ही। एनीवे, ये बड़ी बेमैल सी बड़ी तुलनाएं नवीन जी कह रहे हैं। मैं मंदिर को लेकर क्या हुआ और हज हाउस को लेकर क्या हुआ और हॉस्पिटल को लेकर क्या हुआ, ऑक्सीजन को लेकर क्या हुआ, अजीब सी बेमेल तुलनाएं। खैर वो क्योंकि वो एक राजनीतिक आदमी है और उनको बहुत सारी चीजों में की मजबूरियों, उन्हीं दायरों में वो उसको देखने की उनकी आदत भी होगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं इसमें कि दिल्ली के बहुत ही सुरक्षित इलाके में, दिल्ली का इलाका है केंद्रीय दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का जंतर मंतर, और उस जंतर मंतर पर क्योंकि हम लोगों ने भी पत्रकारों की मांग के लिए, पत्रकारों के हक के लिए तमाम ऐसे प्रदर्शनों का आयोजन जब भी किया है तो वहां परमिशन ली है हमने। अब बिना परमिशन के वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, बिना परमिशन के वहां पर कोई गैदरिंग नहीं हो सकती। और एक दो बार जब हम लोग, ऐसा हुआ भी है कि स्पॉन्टेनियस 2 घंटे के 1 घंटे के नोटिस पर लोग इकट्ठा हुए तो इमीडिएट वहां पर पुलिस के जवान पहुंच जाते हैं, LIU के ऑफिसर पहुंच जाते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पहुंच जाती है और फोर्सेस पहुंच जाती हैं, ताकि और वो वहां पर वो कार्रवाई पूरी करवाई जाती है LIU के ऑफिसर से कि आप यहाँ पर ये इस तरह के काम नहीं करेंगे, या आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या प्रदर्शन करना है, किस बाबत ये प्रदर्शन है, इसका क्या रूट होगा, है ना, ये क्या क्या वो चीजें तय होती हैं। एक बात। अब जो घटना जंतर मंतर पर हुई, उस घटना का कोई लॉजिक नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि उसको हज हाउस में या मंदिर से और ऑक्सीजन से जोड़ने का क्या तुक है। कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए दिल्ली के केंद्र में जंतर मंतर पर, और वहां पर बहुत ही हिंसक और अनएक्सेप्टेबल ऐसे नारे लगाए गए एक समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। और किन लोगों ने लगाए? भाजपा के एक नेता ने उनको इकट्ठा किया था, एक कॉल दी थी, वहां पर उन लोगों ने नारे लगाए। अब वो बात बढ़ गई। मेरा इसमें एक दूसरा कहना है, पुलिस के मामले में दिल्ली पुलिस का जो पूरा रवैया है, मैं कहूंगा कि एक जो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, मैं खड़ा उनके साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो दिल्ली पुलिस को अपनी रीढ़ थोड़ा सा सीधी रखने की जरूरत है, मजबूत रखने की जरूरत है। इतनी शर्मनाक स्थिति है कि पहला जो बयान आया, और मैं ये बयान अपने एक रिपोर्टर के से मिले जो डायरेक्ट इनपुट से, उनके आधार पर कह रहा हूँ, उस मौके पर जो मौजूद हमारे रिपोर्टर से उसके आधार पर कह रहा हूँ। पुलिस का कहना है कि हमें नहीं मालूम कौन लोग थे क्योंकि परमिशन नहीं ली थी। आपके पास लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग नहीं थे। हमने आज तक वहां पर देखा नहीं कि किसी के बिना पुलिस की परमिशन के कुछ भी हुआ हो।
वहां पर आपके इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, गाली देकर हिंसक नारेबाजी करते हैं, नफरती बयान देते हैं, तमाम चीजें होती हैं, और वहां पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। जब ये सारी बातें हुई, बवाल हुआ, पुलिस की मिलीभगत बहुत शर्मनाक है इसमें, भाजपा के नेताओं के साथ या जिसके भी अंडर में काम करती है दिल्ली पुलिस। आप सोचिए कि वो पुलिस क्या कह रही है। मैं एक मिनट और, एक बात बहुत महत्वपूर्ण, वरना वो भूल जाएगी। वो पुलिस कह रही है कि उसको पता नहीं है कि कौन लोग थे, और दबाव जब बनता है तो वो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करती है। कितने शर्म की बात है कि पार्लियामेंट के 500 कदम के भीतर इस तरह के नारेबाजी होती है, लोगों के खिलाफ बातें कही जाती हैं, और पुलिस जो जिम्मेदार है इसके लिए, वो पुलिस जिसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई मौजूदगी नहीं थी, वो 5 साल से JNU का केस चला रही है कि वहां पर नारे लगे थे कि नहीं लगे थे, किसी को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो कर रही है, वो उसका काम है जांच का। और जो पुलिस वहां मौजूद थी जंतर मंतर पर, वो कह रही है कि उसको कुछ नहीं पता कि कौन लोग थे कौन नहीं, अज्ञात लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर रही। ये शर्मिंदगी, ये संस्थानों के खत्म होने का नमूना हम देख रहे हैं केंद्रीय दिल्ली में। आप कल्पना कीजिए कि बाहर यहाँ से 150 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर कहाँ जो लोग हैं, जो चीजों को फेस कर रहे हैं, वहां क्या नौबत होगी। नवीन, जिस तरह की बात यहाँ पर अतुल कह रहे हैं कि जो संस्थाएं हैं, खासतौर से पुलिस जो डिपार्टमेंट है, जाहिर है कि गृह मंत्रालय के अंडर में है, गृह मंत्रालय में अमित शाह जैसी शख्सियत मौजूद है, और ऐसी स्थिति में पुलिस का इस तरह का रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर जाता है। मुझे लगता है बारी साहब, एक तो 2 विषय आपने इसमें जोड़े हैं। जो दूसरा विषय था जंतर मंतर का, उसके बारे में क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, डिबेट शुरू होने से पहले मेरी जानकारी थी, मैं था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं पत्रकारिता के अनुभव से बताता हूँ, मैंने 30 वर्ष तक, यानी 3 दशक तक दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग की। मुझे मालूम नहीं कि अतुल जी ने कितना समय काम किया है, कहाँ किया है, मैं उनको जानता नहीं, पहले कभी मेरी इनसे चौरसिया जी से मुलाकात नहीं हुई है इस संदर्भ। लेकिन इनको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, क्राइम रिपोर्टिंग करते तो शायद जानकारी होती कि दिल्ली में अगर किसान आंदोलन के समय के लोग, जो लोग बैठे हुए हैं इस समय, उन्होंने 4 घंटे की परमिशन ली थी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी चीजों में वो आज भी बैठे। इसमें कहेंगे पुलिस का है, बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं कितने समय की परमिशन लेकर के आए थे, उनके समर्थन में कौन लोग खड़े, कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी। JNU के अंदर जिस प्रकार का जो JNU के अंदर नारे लगाने वाले का उन्होंने जिक्र किया, हालांकि वो सब्जेक्ट इसका नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, उनको लाना था। तो मैं इनको बताऊं कि उसको 4 साल तक दिल्ली की सरकार ने कोर्ट में उसको प्रोसीडिंग चालू ना हो, उसकी परमिशन नहीं थी। तब ये पत्रकारिता कहाँ थी इनके पास, क्यों नहीं सवाल किया उन्होंने जाकर के कि आज जो है JNU के अंदर भाई लीगल प्रोसीडिंग शुरू करने की अनुमति दे दिल्ली सरकार को देनी थी, उस समय बात नहीं करी। खैर, वो विषय इसका है नहीं डिबेट का, आपका विषय आपने मुझे बताया हज हाउस के संबंध में है, तो इसलिए मैं उसी पे सेंट्रिक करता हूँ, दूसरे विषय की तरफ नहीं लेकर के जाता, क्योंकि लेके जाएंगे हम पूरे नफरत का जो माहौल है। मैंने कहा ना, मेरे को माहौल पे 14 मिनट हो चुके हैं आपके, 14 मिनट ऐसे निकल जाएंगे, इसमें चर्चा का जवाब नहीं आएगा। बेसिकली जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि भाजपा के नेता, भाजपा ने तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया था कार्यक्रम, पत्रकार है। मैं आपको वो भेज सकता हूँ पोस्टर जो अश्विनी उपाध्याय ने आपके विषय बोला हूँ क्या, पेशेंस रखे ना, आप पत्रकार नहीं, आप फिर गलत बात मत कीजिए कि भाजपा ने नहीं बोला था, आप गलत तथ्य मत दीजिए। अरे भैया, आप उत्तेजित मत होइए, आप पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, तो पॉलिटिकल बयान मत दीजिए। सुनिए मेरी बात, आपको इस बात की ज्ञान, पॉलिटिकल बयान क्या है, आप तथ्य गलत रख रहे हैं। भाई आप सुन तो लो ना, क्यों परेशान हो, ठीक है, सुनो ना, पेशेंस रखो, पत्रकार तो वैसे ही पेशेंस, मैंने बहुत पेशेंस रखा भाई 20 वर्ष तक। सुनिए, आपने कहा भाजपा के नेताओं ने ऑर्गेनाइज किया, किस भाजपा के कौन से नेता ने ऑर्गेनाइज किया? नहीं तो क्या आप पत्रकार हो? अश्विनी उपाध्याय भाजपा के नेता है क्या? है भाजपा के नेता? आप ही, आपके एंकर ने बोला पूर्व प्रवक्ता प्रदेश के, तो नेता होना और प्रवक्ता होना दोनों एक बात है क्या? नेता और प्रवक्ता होना एक बात है? नहीं, नेता और प्रवक्ता दोनों एक होते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी का अगर एजेंडा चलाना चाहते हो, पत्रकार का मुखौटा मत लगाओ और सीधे बात करो मुझसे, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आप अगर वामपंथी दलों का एजेंडा चलाना चाहते हो तो चलाओ, लेकिन उससे सीधे सवाल करो, मैं आपसे सीधे जवाब, उसका जवाब मांगूंगा। एक छोटी सी बात बताइए, प्रवक्ता और नेता दोनों एक होते हैं क्या, ये बताओ ना आप, सीधी सी बात। आपको किसने आपने जर्नलिज्म किया होगा तो कुछ सीखा होगा ना वहां पे। पहला मूल सिद्धांत है
कि आपके पास फैक्चुअल रिपोर्ट अगर नहीं है तो उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप लेकिन गलत इंफॉर्मेशन देना, यानी कि जो आधा अधूरा डॉक्टर, आधा अधूरा वकील व्यक्ति को मौत के कगार पर पहुंचा देता है। नहीं, तो क्या बीजेपी में नहीं है वो? कम ज्ञान का व्यक्ति अगर अपने आप को पत्रकार चौथा स्तंभ बता करके ज्ञान बांटेगा तो निश्चित तौर पर उसका गलत प्रभाव नहीं, आप ज्ञान के बहुत बड़े सागर हैं, मैं जानता हूँ, आप बहुत विद्वान हैं, ये वो तो साबित हो गया। मतलब लेकिन मैं तो नहीं, आप ज्ञान के बहुत बड़े सागर हैं, मैं जानता हूँ, सारा ज्ञान आप ही के पास सिमट गया, वो छोड़ दीजिए। अच्छी बात है, आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको इसका मैं आपको सम्मान करता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको कम से कम फैक्चुअल रिपोर्ट देनी चाहिए, गलत बिल्कुल बिल्कुल सम्मान। मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ, आपका जो ज्ञान। अरे मुझे बताओ ना कि बॉर्डर पे बैठे हुए जो लोग हैं, अश्वनी उपाध्याय बीजेपी में है या नहीं? अश्वनी उपाध्याय बीजेपी में है या नहीं? बारी साहब, अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, नेता है कि नहीं है? प्रवक्ता हो ना हो, नेता तो आप ही नेता हो वामपंथी दल के, उससे क्या मैं कहूंगा? इतनी भी शर्म, थोड़ी सी हया रखिए, थोड़ी सी शर्म रखिए भैया। आप तो जर्नलिस्ट हो ना, इतना तो ज्ञान नवीन हमारे अगर पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है कोई कार्यक्रम तो निश्चित तौर पर उसके साथ पार्टी का बैनर होगा, पार्टी के लोग होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे। आज किसान आंदोलन के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, जाते ही नहीं जाते वहां, फिर भी उसको कहता है किसानों ने ऑर्गेनाइज किया। आप कहते हो आम आदमी पार्टी ने किया है क्या? वहां पे कांग्रेस के नेता जाकर के बैठे दिन भर भाषण देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। आप कहते हो कि कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया क्या? आप वहां जाकर के लोगों को वहां पे लोगों के बीच में जाकर के देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। आप कहते हो कि किया है क्या? वो नहीं बोलते आप, लेकिन नवीन हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हुदा जरीवाला भी इस वक्त जुड़ी हुई है। हुदा, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते? देखिए, ये बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से बीजेपी हर इश्यू को इतनी, मतलब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर इश्यू को कहीं ना कहीं गलत तरीके से पॉलिटिसाइज करके ये लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी है, हमारे पास लोकतंत्र का वो हक है जो लोग कहीं ना कहीं उसको बीजेपी वाले इतना मिस इंटरप्रेट करके मिसयूज करते हैं। अभी नवीन जी कह रहे थे कि वहां पे जो किसान आंदोलन हो रहा है वो आम आदमी पार्टी वाले वहां पे चले जाते हैं, कांग्रेस वाले चले जाते हैं, तो आंदोलन खराब करने के लिए जो बीजेपी वाले जाते हैं उसकी भी ये बात कर ले। जो लाल किले पे हादसा हुआ था और इतना उसमें क्या कुछ नहीं हुआ था, हमने सब देखा, तो उसमें किसकी, मतलब किसने उस आंदोलन को अनडेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश करी। अच्छा, एक चीज बताइए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन? अभी दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की है क्या? बिल्कुल, तो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी किसकी सरकार है क्या? बीजेपी के हाथ में है ना। नहीं, सेंट्रल में तो बीजेपी की है, सेंट्रल में बीजेपी की है। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली में इन लोगों ने इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी वालों को हार्ड टाइम देते हैं, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, कभी कोई ना कोई तरीके से। तो मतलब किस लॉ एंड ऑर्डर पार्टी जी, आम आदमी पार्टी की सरकार में इस तरह की घटनाएं होती है, माहौल को जो है गरमाया जा रहा है, नफरत, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही ना। कैब एनआरसी के टाइम पे क्या किया था? कैब एनआरसी के टाइम पे खुले आम वहां पे स्टूडेंट्स पे गोली चलाई गई, वो उनका अपना आदमी था जो बीजेपी के नेताओं के साथ हाथ में हाथ डाल के गले मिला के तस्वीरें उसकी पाई गई है। आपने क्या किया? पुलिस वहां खड़ी थी, वहां मौजूद थी, क्या एक्शन लिया गया? वहां पे मतलब बीजेपी को ये उनको सिर्फ टारगेट करना आता है, उनको सिर्फ कहीं ना कहीं माहौल खराब करना आता है। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लें, आप मध्य प्रदेश में देख लें, कोरोना टाइम पे कितनी ज्यादा महामारी चल रही थी, बीजेपी अपनी कैंपेनिंग में लगी हुई थी। आप लोग वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री जी और आपके तमाम नेता बीजेपी के बड़े बड़े लोग, अरे भाई सुनो, मैं आम आदमी पार्टी के नेता है, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आसानी रहेगी, इन तक पहुंच जाएगा। मेरा सवाल दो था जो आपने हज हाउस वाली बात कही थी, अब तो इनसे जवाब ले लेंगे क्योंकि विषय हो जाए सबसे इम्पोर्टेंट। कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, तब संजय सिंह सब ने ये कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो वहां पर वो अस्पताल बनाते, अनाथ आश्रम बनाते। दूसरी बात, नवीन एक सेकंड साहब, 10 सेकंड आप लोग मंदिर में, आप लोग राम मंदिर में जिस तरह से घोटाला किया हुआ है, आप
आप मेरी बात सुन लेंगे? अरे सुनिए ना, आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ 10 सेकंड की, आपको मेरी बात चली जाएगी, पूरा जवाब दे दीजिएगा। अरे सुनिए ना, बीच से चिल्ला चिल्ली वाला शो नहीं है, तो इंटरनेट का शो है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10 सेकंड घोटाला हुआ है, आप बुदाजी, अरे यार आप 10 सेकंड प्लीज दीजिए ना। आप सवाल तो सुन लीजिए बोलने से पहले। लोगों का इतना आप बोलना क्या चाह रहे हो ये तो बात कर लेना। मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ ये तो सुन लीजिए। खुदा आप 10 सेकंड पूछना क्या चाह रहा हूँ मैं। खुदा आप 10 सेकंड सवाल सुन लीजिए। अरे सवाल तो सुन लीजिए भाई। भाजपा को बेशक गाली दीजिए, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस समय कहा अरविंद केजरीवाल जी ने और संजय जी ने और मनीष सिसोदिया सभी ने कहा अगर उनकी सरकार होती वहां पर वो आश्रम बना देते या फिर अस्पताल बनाते। कोरोना पैंडेमिक हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनके पास कोई जगह नहीं, वरना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा देते। सुनो ना 10 सेकंड प्लीज पेशेंस से। बताइए आप ही की सुन रही हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा देते। दिल्ली में आपके पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए जगह नहीं, हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह नहीं। आप अयोध्या के अंदर राम मंदिर का अस्पताल बनाना चाहते थे, तो जो द्वारका सेक्टर 22 में आपके पास 1 एकड़ की जगह है, उसमें हज हाउस क्यों बना रहे हो? वहां पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट क्यों नहीं लगा रहे हो? तो मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप लोगों के हाथ में तो था ना राम मंदिर बनाना। पूरे हिंदुस्तान से आप लोगों ने सपोर्ट किया, पूरे हिंदुस्तान वाले चाहते थे, हम खुद चाहते थे राम मंदिर वहां पे बने। तो आप लोगों ने उसमें इतना घोटाला करके जमीन को इतने गुना ज्यादा महंगा बेच के आप लोग ने मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? आप लोगों के पास तो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत, सारी की सारी लोगों का सपोर्ट था, पूरी जनता का सपोर्ट था। आपको बनाना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं बना दिया? बारी जी को आ रही होगी, बारी जी आपसे सवाल कर लेंगे मेरा। खुदा हम बराबरी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। नवीन आपसे एक चीज ये समझना चाह रहे हैं, अगर जो है दिल्ली हज हाउस का आप विरोध कर रहे हैं तो आप केजरीवाल साहब का घर घेरिए। आप जो है हज हाउस को लेकर के और वहां पर जो है हंगामा कर रहे हैं, उस जगह पर जो है बैठ करके हंगामा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा बारी साहब। अरविंद केजरीवाल जी से एक नहीं 25 पत्र देखी जिसमें मिलने का समय मांगा, वो नहीं दे रहे। आप उनका अब वो ऐसा नहीं कि पत्र मैंने सुनिए बारी साहब, अब ये बता देंगे, मैंने उनके घर पर जाकर के दिल्ली की जनता जिस समय पानी से तड़प रही है इस समय, तब वो कोरोना पैंडेमिक में अपने घर में 9 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। वो उनके पास समय है स्विमिंग पूल बनाने के लिए। दिल्ली की जनता का महामारी चल रही थी, दिल्ली की जनता से मिलने के लिए सुनिए, वो दिल्ली के विधायक से अपोजिशन की लीडरों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको जवाब नहीं देना। अब वो लोगों से नहीं मिल रहे थे, आप लोग सेंट्रल का प्रोजेक्ट बना रहे थे, आप लोग बंगाल चुनाव में बिजी थे। आप किस हिसाब से ये बात करते हैं? आपकी सरकार ने जितना घोटाला किया है पूरे आज तक, घोटाला बात तो सरकार बता रहा हूँ आपको, आम आदमी पार्टी को घोटाला कहीं नहीं हुआ होगा। बारी भाई वो ट्विटर पे दूसरे राज्य सरकारों से जवाब मांगते हैं। मैंने उनसे एक नहीं 20 सवाल किए हैं और वो सारे के सारे सवाल ट्विटर पर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर सब लोगों से सवाल टाइम मांगते हैं, मिलने का जवाब मांगते हैं, तो मेरे सवालों का जवाब भी उनको देना चाहिए। क्या मैं आम आदमी नहीं हूँ? हमारे पॉलिटिकल पार्टी का मैं 8 महीने से बैठे हुए, कब से टाइम मांग रहे हैं? आप लोगों ने किसानों को टाइम दिया, कहाँ बातें? अब ये आप लोगों ने किसानों को टाइम दिया, ये तो हमारी है ना। आप लोग बॉर्डर पे किसान तड़प रहे हैं कितने टाइम से, आप लोगों ने अब ये नया जान आ गया। वेंटिलेट आईसीयू टाइम पे कुछ किया? हमें फॉरेन से बहुत हम लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान वासी तड़प रहे थे। आपने कोरोना टाइम पे क्या किया? आप मीडिया मैनेजमेंट की अगर बात करें, आए दिन जर्नलिस्ट का कत्ल हो जाता है। जिला पंचायत के चुनाव में आप हमारे पास चूंकि समय की कमी है, तो एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, प्रधानमंत्री जिस तरह से देश को ले जाना चाहते हैं, उसको एक तरह से पलीता लगाया जा रहा है, उसको एक तरह से नाकाम किया जा रहा है इस तरह की हरकतें करके? भाई साहब मैं 2 बातें, अरे किसके लिए? इनके लिए है, मेरे लिए है? नहीं, अतुल आपसे पूछो। जी सॉरी, मुझे लगा मेरे लिए। मैं बस 2 बातें कहूंगा। एक तो भाई साहब हमेशा एक चीज का ध्यान रखा कीजिए, बतौर मैं, क्योंकि इस चीज को भी हमेशा वो फॉलो करता हूँ, लेकिन आप लोग ने मुझे बुलाया था तो मैं इसलिए आया। कभी भी ना इस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों की जो डिबेट आप करवाना चाह रहे हो उसमें मुझे मत बुलाया कीजिए, क्योंकि ये लोग एकदम बेमतलब के
मुद्दे में मेरा तुम्हारा कर करके आपका भी समय, बाकी लोग का भी समय खाते हैं, और कोई मतलब इन बहसों का नहीं है। कोई अर्थ नहीं निकलता, किसी मुकाम पर नहीं कोई बात पहुंचती। बात ये थी कि दिल्ली में नफरत फैलाने वाले बयान यहाँ पर दिए गए, जंतर मंतर पर नारे लगाए गए, ये वो, और यहाँ पर 2 लोगों को बुला दिया आपने जो लोग मुर्गे लड़ा रहे हैं, अपने नेता, मेरा नेता महान, तुम्हारा नेता चोर। तो इस तरह की बातें करने के लिए बहुत सारे और मंच हैं, ये वो। और बतौर, चूंकि आप इस कार्यक्रम के वो हैं, प्रस्तुता हैं और होस्ट हैं, तो इस तरह से बातें बेमतलब की बहसों में डिरेल होके इधर न चली जाए, ये भी, इसकी भी जिम्मेदारी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुद्दा क्या था और बात क्या चल रही है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उस कथनी करनी में हमेशा बहुत अंतर रहा है, वो हमेशा दिखता है, वो आज भी दिख रहा है। और वो कहीं बाहर जाएंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, देश में आकर वो सीए एनआरसी की बात करेंगे, और कोई क्रोनोलॉजी आपको समझाएगा, ये तमाम चीजें हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनका अपना एजेंडा है। देश के खिलाफ है क्या तो जी? और वो जो एजेंडा है उनका, वो उस एजेंडे के हिसाब से काम है ना, वो उस एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं भाई। अरे भाई नवीन, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को छदम देश में मत बुलाया करो। मैं सिर्फ जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक आरएसएस बिठा करके लोगों को देंगे तो जवाब नहीं होगा। प्रधानमंत्री बात पूरी सिंपल सी बात है, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, और फिर बोल लीजिएगा। बहुत देर से आप बोल रहे थे ना, यही आपके साथ दिक्कत है कि आप लोग अपने बोलने के अलावा सुनते नहीं हैं। इस बात का है कि जो छदम देश में लोग आते हैं, चेहरा वो खोटा कुछ लगाते हैं और भाषण, असल में दिक्कत आपकी है कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आपके साथ दिक्कत ये है कि आपको बात समझ में नहीं आ रही है। पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी निष्पक्ष जर्नलिस्ट को नहीं मिलता तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाओ। नवीन, बात पूरी हो जाने दो, बात करें। नवीन, अरे सुन तो लीजिए बात, तो पहले बात तो समझ लीजिए। समझ में नहीं आ रही आपकी, तो ये मेरी परेशानी नहीं है। बस मसला ये है कि देश में 2 आइडियोलॉजी है, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है और एक और आइडियोलॉजी है। आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी समझ में आ रही है, तरह से आप उसी का जवाब दे रहे हो जो आपको समझ में आ रही है। आरएसएस की आइडियोलॉजी है, प्रधानमंत्री उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करती है, वो उनकी मजबूरी है, वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई और सरकार आएगी, कोई और सरकार वो अपनी आइडियोलॉजी लागू करेगी। डिफरेंसेस पैदा करिए। आपको हमारे पास समय खत्म हो गया, हमारे पास समय खत्म हो गया। नफरत कांग्रेस की सरकारें वकीलों की फौज भेजती है, आप उसके समर्थन में उसके बारे में सवाल नहीं उठा सकते। नवीन अश्वनी उपाध्याय पत्रकारों को चांदी का जूता मारना शुरू किया है, उनकी आवाज बंद हो गई है और फिर वो अपने आप को पत्रकार की जगह उनकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहना इतना है कि आज सवाल जब लोग पूछ रहे हैं तो केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको जवाब देने से लगातार भाग रहे हैं। देश में नफरत बढ़ रही है, आप केजरीवाल फिर वही आप समझ रहे हैं कि ये बात कहाँ हो रही है, बात नफरत से हो रही है, ये केजरीवाल और मोदी करेंगे। बनाने के लिए भाजपा के नेता तो कभी मेनस्ट्रीम ना आते हैं, बनाने के लिए उनकी तरफ से कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हज हाउस बनाने के लिए, किसके लिए? हम देखते आपने हैं। दिल्ली के नवीन जी आप गलत बात कर रहे हैं, नवीन जी आप गलत बात कर रहे हैं, नवीन जी आप गलत बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ये नवीन हमारे पास समय खत्म हो गया, बात रखते हैं। हमारे पास समय खत्म हो गया। बहुत माफी के साथ आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन इतना जरूर है कि नफरत की राजनीति से देश विश्व गुरु बनने वाला नहीं है। ये सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए और तमाम विपक्षी पार्टियों को भी इस बात को जानना और ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि नफरत की राजनीति या किसी एक समुदाय को टारगेट करके देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। आदाब।